हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट मैथ का चैप्टर सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा। तो आज का हमारे डिस्कशन की टॉपिक क्या रहने वाले हैं वो देख लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं या फिर वन वन फंक्शन इसको हम कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे सर्जेक्टिव जिसको हम ऑन टू फंक्शंस भी कहते हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं जिनको हम वन वन करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं वो भी हम देखेंगे। आइडेंटिकल फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लास्ट टॉपिक जानेंगे फंक्शन कंपोजिशन क्या होता है। फिर आज का हम सेशन क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है जिसको हम वन वन फंक्शन भी कहते हैं। अ फंक्शन f a to b called an injective function या one one function if and only if distinct element of domain have distinct image in codomain। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि a से b तक, a से b को हम इंजेक्टिव फंक्शन तभी कहेंगे या फिर वन वन फंक्शन तभी कहेंगे जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन का मतलब क्या है, ये जो ए बी है तो डोमेन कौन सा होता है, हमने पिछले बोर्ड में डिस्कस करा था कि ये जो ए वाले जो एलिमेंट है डोमेन है और ये वाले बी वाले जो एलिमेंट है ये क्या होते हैं, कोडोमेन है। यानी कि ए बी सी क्या है, हमारे डोमेन है और 1 2 3 हमारे क्या है, कोडोमेन होते हैं। तो लिखा क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन, यानी कि ए बी सी की जो वैल्यू डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी उसके लिए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। ए बी सी की वैल्यू जो डिस्टिंक्ट है, जैसे कि ए सी से अलग है, ए अलग है, सी अलग है, बी अलग है, तो इन ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो इनकी इमेजेस भी अलग अलग होनी चाहिए। इमेज कहने का मतलब क्या है, इमेज इन कोडोमेन, उसके बारे में हम देखते हैं कि अगर a इज नॉट इक्वल टू b है तो देन उसकी जो इमेज है वो भी अनइक्वल होनी चाहिए। इमेज कहने का मतलब क्या है, जिसकी a की इमेज क्या है, 2 है, क्योंकि a 2 को पॉइंट आउट कर रहा है तो a की इमेज क्या बनेगी, 2 बनेगी। ऐसे c की इमेज क्या बनेगी, 2 बनेगी। b की इमेज क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो वन वन फंक्शन कहता है अगर आपके डोमेन में कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, अगर आपके डोमेन में डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो उनकी जो इमेज होगी कोडोमेन में वो भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग होनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको ये बताऊं, वन वन फंक्शन में अगर आपके एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनकी जो इमेज है वो भी अलग अलग होनी चाहिए। वो भी अगर एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो जैसे यार देखो यहाँ पर ए और सी क्या है, अलग अलग हैं। ए और सी क्या है, अलग अलग वैल्यू होंगी, ए अलग है, सी अलग है, लेकिन इनकी दोनों की जो इमेज है वो 2 पे ही बन रही है। ए की इमेज भी 2 पे है, सी की इमेज भी 2 पे है, दोनों की इमेज सेम है। मगर तो यार ये कंडीशन फॉल्स होगी ना, इफ यहाँ पर दोनों अनइक्वल तो हैं लेकिन ये ट्रू होना चाहिए ये, लेकिन हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स हो चुका है। इफ यहाँ पर ये तो सही हुआ, ए और सी अनइक्वल है लेकिन इनकी इमेज क्या बन रही है, 2 पे ही बन रही है। यानी कि ए की अगर मैं इमेज निकालूंगा तो भी 2 है, सी की इमेज निकालूंगा तो भी 2 है, तो ये हमारा वन वन फंक्शन नहीं होगा। सो फंक्शन ए से बी, इफ अ फंक्शन इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन तो है, फंक्शन होने के लिए क्या है, हर एक एलिमेंट डोमेन का क्या करना चाहिए, उसके साइड से एक वर्टेक्स जानी चाहिए, तो जो जा रही है, ठीक है। ये फंक्शन तो है लेकिन ये वन वन फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या होता है हमने पिछले बोर्ड में जान चुका है अच्छे से, लेकिन ये फंक्शन तो है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये वन वन फंक्शन नहीं है क्योंकि एज ए इज नॉट इक्वल टू सी, ए और सी इक्वल नहीं है, लेकिन इनकी जो इमेज है वो 2 पे ही बन रही है। इमेज कहने का मतलब है जिसकी इमेज बनेगी वो 2 है, इसकी इमेज क्या है, 2 है, बी की इमेज क्या है, 1 है। तो इमेज ऑफ ए जो है और इमेज ऑफ सी जो है वो इक्वल है 2 के, यानी कि ए की भी इमेज 2 है, सी की इमेज भी 2 है, तो इसलिए हमारे क्या वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो in a one-one function, every element of codomain will have at most one pre-image। तो नोट करके हम क्या जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वन-वन फंक्शन में every element of codomain, हर एक एलिमेंट कोडोमेन का, हर एक एलिमेंट कोडोमेन वाली, हर एक एलिमेंट कोडोमेन का will have at most one pre-image। हर एक एलिमेंट कोडोमेन की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। एटमोस्ट वन, कम से कम नहीं, सॉरी, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक प्री इमेज होनी चाहिए और कम से कम 0। एटमोस्ट का मतलब, एटमोस्ट 1 का मतलब है 0 या 1। यानी कि वन वन फंक्शन में हर एक एलिमेंट जो कोडोमेन में प्रेजेंट है उसकी जो प्री इमेज है वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। यानी कि अगर मैं 2 की प्री इमेज देखूं तो 2 की प्री इमेज क्या होगी, ए होगी, और
2 की प्री इमेज यहाँ पर 3 भी है, ऐसे 1 की प्री इमेज भी है, ठीक है। तो ये प्री इमेज वाली बात है। लेकिन ये तो हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है, लेकिन ये बोला अगर 1 1 फंक्शन है तो आपकी जो एलिमेंट होंगे कोडोमेन के, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक प्री इमेज होगी और कम से कम 0 प्री इमेज होगी, ठीक है। तो वो चीज़ है। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, यहाँ से जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो शुरू होता है कि अगर हमारा ए की कार्डिनैलिटी m है, बी की कार्डिनैलिटी n है, या फिर ऑर्डर कह लो, कार्डिनैलिटी कह लो, एक ही बात है। ए का ऑर्डर m है, बी का ऑर्डर n है, ठीक है। यानी कि इसमें m नंबर ऑफ प्रेजेंट है, यानी जैसे इसमें 3 है एलिमेंट्स प्रेजेंट, ऐसे इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बी वाले में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जहां पर कुछ इस तरीके से m जो है हमारा छोटा है n से, और छोटा है इक्वल है, ठीक है। यानी कि m जो है हमारे कम भी हो सकते हैं, कम होंगे n से, और इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं होंगे, ये n तक है। सो देन टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस पॉसिबल फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो कितने टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पॉसिबल होंगे सेट A से B की तरफ, कितने टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमें पता है, हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 1 1 फंक्शन क्या होते हैं, वो फंक्शन होते हैं जो अगर A इज नॉट इक्वल टू B है तो उनकी इमेज भी अनइक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर क्या है NPM, NPM का मतलब क्या है, जो हमने n है, अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये B के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो B1 B2 B3 ऐसे करते करते Bn तक होंगे, ऐसे ही A के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे A1 A2 A3 से लेकर Am तक होंगे। और हमें पता है B वाली जो साइड है, यहाँ पर एलिमेंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं A से, और A के इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन A से कम नहीं होंगे। यहाँ पर या तो ज़्यादा आएंगे या फिर इक्वल आएंगे, इक्वल आएंगे, क्योंकि इक्वल आ गए तो हर एक जो एलिमेंट है M का, वो अगर दोनों ये में इक्वल एलिमेंट है, इसमें भी 10 है इसमें भी 10 है, तो हर एक एलिमेंट एक एक से ही कंबाइन होके वो 1 1 फंक्शन कहलाएगा। अगर B में ज़्यादा भी हो गए तो इसको, तो इसमें मान लो 10 है, इसमें मान लो 12 है, तो इसको तो 10 से ही ज्वाइन करना है, 2 खाली बैठ रहेंगे तब भी हमारा 1 1 फंक्शन रहेगा, क्योंकि हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होगी और हर एक कोडोमेन में जो एलिमेंट होगा उसकी प्री इमेज भी डिस्टिंक्ट होगी, ठीक है। एटमोस्ट 1 भी हो सकती है, आप लिखा है एटमोस्ट 1 भी हो सकती है, या एटमोस्ट 1 लिखा है, यानी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, वो चीज़ है। तो ये अब फॉर्मूला हमें जनरलाइज करना है कि टोटल नंबर 1 1 फंक्शन कितने तरीके से, कितने पॉसिबल हो सकते हैं अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पर हमें दिया जाए। तो देखो, अगर आपका पहला एलिमेंट है ए का, उसके पास n नंबर ऑफ वेज होंगे यहाँ से चूज करने के। पहला एलिमेंट है, उसको तो n तरीके से चूज कर सकता है ना, उसको तो एक चूज करना है, उसके बाद वो किसी और को चूज करने नहीं देना चाहिए हमें, इसलिए हम क्या करेंगे, हर बार -1 कर रहे हैं। इसने अगर B1 चूज कर लिया, उसके बाद हम B2 से लेकर Bn तक चेक करेंगे नंबर ऑफ वेज। जैसे कि इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो पहली वाली एलिमेंट को किसको असाइन करना है, उसके पास n चॉइसेस हैं, इसके पास n लड़के हैं चूज करने के लिए, n लोग हैं चूज करने के लिए। इसने फिर मान लो A1 ने चूज कर लिया, फिर दूसरे के पास कितने चॉइस बचे, वो तो इसने चूज कर लिया, और 2 को दे नहीं सकते, 1 1 फंक्शन बनाना है, 2 की एक ही इमेज नहीं हो सकती। इसने अगर 2 को चूज कर लिया तो C को 2 को चूज नहीं करना है, अभी किसी और एलिमेंट को चूज नहीं करना है, तो A2 ने क्या कर लिया है, A2 के पास n-1 वेज बचेंगे चूज करने के लिए। इसने मान लो B2 को चूज कर लिया था, A1 ने B2 को चूज कर लिया था, तो उसके बाद कितने एलिमेंट बचेंगे, n-1 वेज बचेंगे इसको चूज करने के। ऐसे ही am तक जाएंगे तो उसके पास कितने वेज बचेंगे, n-m-1 वेज बचेंगे इसको चूज करने के। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें फॉर्मूला, तो npm का फॉर्मूला बन रहा है ये, जिसके होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n-m फैक्टोरियल। तो इससे आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 1 1 फंक्शंस निकाल सकते हो फ्रॉम सेट A टू सेट B, ओके। सेकंड हमें दे रखा है, मान लो अगर दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम हो गया, यानी कि इसमें भी n एलिमेंट है, इसमें भी n एलिमेंट है, दोनों का अगर ऑर्डर सेम है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस पॉसिबल कितने होंगे, A से B ये जो फंक्शंस हमें दे रखे हैं, इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पॉसिबल होंगे। तो सिंपल है, npn होगा, फिर n फैक्टोरियल, हमारे क्या आएगा, आंसर आएगा, तो n फैक्टोरियल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस क्या होंगे, पॉसिबल होंगे, क्योंकि इसके पास क्या होगी, n चॉइसेस होंगी, इसके पास, इसने तो एक चूज कर लेगा ऊपर वाले ने, A2 के पास कितनी चॉइसेस होंगी, n-1 चॉइसेस होंगी, ऐसी A3 के पास n-2 चॉइसेस होंगी, करते करते n वाले तक जाएंगे तो इसके पास एक चॉइस बचेगी, क्योंकि इन सब ने ऊपर वाले चूज कर लिए होंगे, एक ही इंसान बचा होगा तो उसके लिए, तो इसके पास एक चॉइस होगी। तो ये किस सीक्वेंस किसका बनता है, n-1 n-2 n-3, जैसे 5 हो गए तो 5 4 3 2 1, ये सब क्या बनता है, फैक्टोरियल वाला बनता है, हम जानते हैं, तो n फैक्टोरियल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आते हैं हमारे न्यूमेरिकल वाले पार्ट जो गेट में आते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हम ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं, इसको अब जानो क्या होता है।
A function a to b is called a surjective या फिर onto function if and only if every element of codomain is mapped by at least one element of domain. कहने का मतलब क्या है, इतना समझ में आ गया। कोई फंक्शन हमारे पास a to b, उसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन या onto फंक्शन तभी कहेंगे, if and only if तभी कहेंगे। अब एक काम की बात आ रही है, if every element of codomain is mapped by at least one element of domain, हम इसको onto फंक्शन तभी कहेंगे जब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट 1 2 3 की बात हो रही है। कोडोमेन क्या होता है 1 2 3, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट मैप होगा एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डोमेन से, कम से कम एक एलिमेंट ऑफ डोमेन से मैप होना चाहिए। कम से कम एक एलिमेंट ऑफ डोमेन से मैप होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनों से भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक से तो होना ही चाहिए। यानी कि इसके साइड से एक ना एक वर्टेक्स जानी चाहिए, एक जाए दो जाए तीन जाए, हमें उससे मतलब नहीं है कितनी भी जाए, लेकिन एक तो कम से कम जानी चाहिए। तो वही लिखा है कोडोमेन का हर एक एलिमेंट, ये कोडोमेन का हर एक एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डोमेन से, कम से कम एक एलिमेंट ऑफ डोमेन से मैप होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हो 3 मैप नहीं है किसी से, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 1 मैप है, 2 मैप है, 2 तो 2 से मैप है, उससे भी कोई मतलब नहीं, 200 हो 300 हो 10 से हो कुछ मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी से मैप नहीं है, और जबकि डिफाइन कहती है कोडोमेन का हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए कम से कम एक एलिमेंट ऑफ डोमेन से, और ये एक भी एलिमेंट से नहीं है मैप, तो उससे हमारा ऑन टू फंक्शन ये नहीं होगा। ये फंक्शन तो है, ए वाले सब मैप कर रहे हैं, ए बी सी तीनों मैप कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये फंक्शन तो है, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि एलिमेंट 3 इज नॉट मैप बाय एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, क्योंकि एलिमेंट 3 क्या है, किसी भी एलिमेंट ऑफ डोमेन से मैप नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखो, अगर इसको आपको ऑन टू फंक्शन बनाना है, आप खुद सोचना, जैसे इस नोट में सोचा था वैसे इसमें भी सोचना पड़ेगा। अगर आपको ऑन टू फंक्शन बनाना है तो आपको क्या चीज़ ज़्यादा रखनी पड़ेगी और कौन सा चीज़ कम करनी पड़ेगी, यानी कि सेट ए आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा या फिर बी आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्या ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो रेंज ऑफ डोमेन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। रेंज हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, रेंज क्या होती है, रेंज हम पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं, यानी कि जिससे वो मैप कर रहा है वो रेंज में आते हैं, पिछले बोर्ड में पढ़ चुके हैं, इसको मैं और ज़्यादा बता नहीं सकता। जैसे यहाँ पर रेंज क्या है 2 और 1 होगी अगर इसमें देखें तो अगर रेंज जो है इक्वल होगी कोडोमेन ऑफ फंक्शन से, अगर हमारा ऑन टू फंक्शन है, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो इसमें यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है। कोडोमेन में 3 एलिमेंट है, इसकी कोडोमेन में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, रेंज में यहाँ पर 2 एलिमेंट है, तो इसलिए इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑन टू फंक्शन है नहीं। In an onto function, every element of codomain will have at least one pre-image. onto function में कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, कम से कम लेकिन एक होनी चाहिए। कैसे, अब ये तो हमारा ऑन टू है नहीं वैसे, लेकिन अगर खुद सोचो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज तो होनी चाहिए, कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। इसकी कम से कम एक है, हाँ एक है, इसकी कम से कम एक है, हाँ इसकी तो कम से कम एक क्या 2 है, इसकी तो और बढ़िया बात है। इसकी कम से कम एक है, इसकी तो एक भी नहीं है, तो इसलिए ये हमारा क्या है ऑन टू फंक्शन, इसकी एक भी प्री इमेज नहीं है। इसकी 2 की प्री इमेज क्या है, ए भी है बी भी है, 1 की प्री इमेज क्या है, सी भी है, ठीक है, सी की इमेज क्या है 1 है, 1 की प्री इमेज क्या है सी है, तो इसकी क्या है यहाँ पर एटलीस्ट 1 प्री इमेज नहीं है, 3 की एटलीस्ट 1 प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए हमारे ऑन टू नहीं था। अब ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने के। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या है, मैंने केसेस में डिवाइड कर दिए, 4 केस हैं, चारों याद कर लेना। क्या है 4 केसेस ऑन टू फंक्शन के लिए, अगर ए वाले फंक्शन की यहाँ पर क्या है, ए से बी वाला फंक्शन ही है, एन है यहाँ पर, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और इसमें 2 एलिमेंट होंगे बी में, मान लो इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने पॉसिबल होंगे, 2 की पावर n माइनस 2, 2 की पावर n माइनस 2। अगर दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसमें भी n एलिमेंट है इसमें भी n एलिमेंट है, तो उसका क्या बनेगा n फैक्टोरियल बनेगा। अब इसको खुद सोच सकते हो कि कैसे कैसे बन रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ के खुद सोच सकते हो इसको। अगर ए का ऑर्डर हमारा क्या है n है, बी का n माइनस 1 है, यानी कि इससे एक कम है, अगर ये 5 है तो ये 4 है, अगर ये 10 है तो ये 9 है, ऐसा है, तो उसका क्या बनेगा nc2 मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, nc2 मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर ए का ऑर्डर m है और बी का ऑर्डर n है, जिसमें हमारा m जो है ज़्यादा है n से, m क्या है ज़्यादा है या इक्वल है n से, तब क्या बनेगा, तो ये आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसका तो इन तीनों का तो आप खुद भी सोच के बना सकते हो, इसका सोचने के लिए बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए इसका मत सोचना, लास्ट वाले का फोर्थ वाले केस का बस याद कर लेना इसको।
ठीक है, क्या लिखा है, समीशन ऑफ एन, समीशन फ्रॉम i इक्वल टू 0 टू n माइनस वन की पावर i मल्टीप्लाई n सी आई मल्टीप्लाई n माइनस आई का होल m। ओके, ये लिखा है फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की तरफ। बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं वो बताएं। बाइजेक्टिव फंक्शन अगर ऐसे आ जाए कि 1-1 करस्पॉन्डेंस, तो 1-1 करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है बाइजेक्टिव फंक्शन की वो बात कर रहा है। ऐसे 1-1 वाले से इसके बाद समझना कि इंजेक्टिव फंक्शन है। 1-1 करस्पॉन्डेंस लिखा है तो बाइजेक्टिव फंक्शन की बात कर रहा है। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या होता है, अ फंक्शन a to b इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली इफ। कोई भी फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन हम तभी कहेंगे जब वो दो कंडीशंस को ट्रू करता हो, दो कंडीशन को, सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन। कौन कौन सी हैं, फंक्शन a से b इज 1-1 फंक्शन और फंक्शन a से b इज ऑन टू फंक्शन, यानी कि एंड लिखा है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारा ऐसा कोई एक फंक्शन हम लें जो क्या हो, 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों कंडीशन ट्रू हो। एक हम ऐसा फंक्शन लें जो a से b जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों हो, तो दोनों हो तब हम कहेंगे वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। दोनों कंडीशन ट्रू होने पर हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इंजेक्टिव फंक्शन क्या कहता है कि a स्मॉलर देन इक्वल टू b, यानी कि a के अंदर जो एलिमेंट है वो कम होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए b से। और सर्जेक्टिव फंक्शन कहता है कि a के अंदर जो एलिमेंट है वो ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए b से। ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए ट्रू होने के लिए कैसे करेंगे, जैसे हम जानते हैं इंजेक्टिव में क्या था, a कम होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, a कम होनी चाहिए b से या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, अनइक्वल के लिए अनइक्वल इमेज बननी चाहिए। तो इसलिए अगर ये क्या रहेंगे, अगर ये कम रहेंगे और ये ज्यादा रहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर अनइक्वल होंगे तो उनके पास ज्यादा चॉइसेस बचेंगी मैप होने के लिए, ज्यादा चॉइसेस बचेंगी। मान लो यहाँ पर बस दो ही एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर 10 एलिमेंट होते हैं बी में, तो इनके पास कोई सी भी दो में हो जाता है अलग अलग, है ना। तो अगर मान लो ये एक ही होता और यहाँ पर दो एलिमेंट होते तो गलत हो जाता ना। ए और यहाँ पर मान लो 3 एलिमेंट है, ए बी सी 3 एलिमेंट है और यहाँ पर ये दो नहीं है, एक ही है, तो इन तीनों को एक से मैप होना पड़ता। अगर मान लो बोले एक से मैप हो गए, चलो मान लिया, लेकिन ये दो बचे तो ये फंक्शन ही नहीं बचा, तो ऑन टू 1-2 की तो बात छोड़ ही दो। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये बड़ा एक छोटा होना चाहिए बी से, यहाँ पर बोलता है कि ये बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बी के, यहाँ पर भी बोलता है इक्वल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बाइजेक्टिव फंक्शन बोल रहे हैं हम a से b, तभी पॉसिबल है जब a और b इक्वल हो। बाइजेक्टिव फंक्शन तभी इक्वल है जब a में और b में दोनों में बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, यानी कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, दोनों इक्वल प्रेजेंट हो। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला, इफ n का ऑर्डर इक्वल टू b का ऑर्डर इक्वल टू n, यानी कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, देन नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन पॉसिबल फ्रॉम सेट a टू सेट b इक्वल टू n फैक्टोरियल, जो उसमें भी हमने देखे थे। तो इसका भी क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, कितने बाइजेक्टिव फंक्शन पॉसिबल होंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका क्या लगाना है, बस n फैक्टोरियल लगा देना है बस। उसमें भी क्या सिनेरियो बनेगा, ये वाला सिनेरियो बनेगा जैसे दोनों इक्वल थे बस, और क्या। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, सो अब हम देखते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। Inverse of a function f can be defined if and only if function f is a bijective function. इनवर्स हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। अगर हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है तभी इनवर्स फाइंड होगा, अगर बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो इनवर्स भी फाइंड नहीं होगा। इफ f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर हमारा f बाइजेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम a टू b, देन f इनवर्स विल बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट b टू। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है a से b की तरफ, a से b की तरफ अगर हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो f इनवर्स क्या होगा, यानी कि इनवर्स फंक्शन क्या होगा, b से a की तरफ होगा, ये चीज बोल रहा है। जैसे एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझाया गया है कि a के अंदर 3 एलिमेंट है, b के अंदर भी 3 एलिमेंट है, b के अंदर यहाँ 3 एलिमेंट है, वही 3 एलिमेंट है। तो ये फंक्शन हमें ये दे रखा है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका इनवर्स क्या होगा, a और a से b की तरफ फंक्शन है तो ये b से a की तरफ हो जाएगा, यानी कि b के सारे एलिमेंट पहले आएंगे फिर a के आएंगे, ये वाला। तो अगर मैं बोलूं इसमें कि a की इमेज क्या है, a की इमेज क्या है 3 है, ऐसी b की इमेज 2 है, c की इमेज 1 है। a की इमेज 3 है, b की इमेज 2 है, c की इमेज 1 है।
इनवर्स जब मैंने कर दिया तब मैं अगर 3 की इमेज देखूं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ए बी सी मैंने लाइन वाइज लिखा। 3 की इमेज देखूंगा तो ए आएगा, 2 की इमेज देखूंगा तो बी आएगा, 1 की इमेज देखूंगा तो सी आएगा, जो कि दोनों इक्वल बात है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ से हम कंक्लूड कर रहे हैं दैट मीन अगर हमारा एफ एक्स फंक्शन यानी कि जो हमारा फंक्शन है जो हम इमेज मानते हैं यहाँ पर ये जो इमेज मानते हैं एफ एक्स जो है वो इक्वल टू वाई है, ये अगर x मानूं तो एफ एक्स जो है ये एफ एक्स इक्वल टू क्या है y है, और देन एफ इनवर्स y इक्वल टू x। अगर हमारा एफ एक्स इक्वल टू y है तो हमारा एफ इनवर्स y इक्वल टू x है। वही चीज लिखी है यहाँ पर, अगर हमारा एफ एक्स इक्वल टू y है तो हमारा एफ इनवर्स y इक्वल टू x है। ये चीज आपको याद रखनी है, फिर आपको ये गेट का न्यूमेरिकल बन जाएगा। जैसे यहाँ कंसीडर द फॉलोइंग बाइजेक्टिव फंक्शन, ये आपको बस बाइजेक्टिव एक फंक्शन दे रखा है, ऑब्टेन द इनवर्स फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, ये यानी कि आपको मैंने लिख रखा है आपको इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन एफ एक्स। आपको उसका क्या करना है, आपको बाइजेक्टिव फंक्शन दे रखा है, पहले से ही बाइजेक्टिव फंक्शन दे रखा है, आपको उसका इनवर्स फाइंड करना है। इन दो की मदद से फाइंड हो जाएगा। ये आपको दे रखा है बाइजेक्टिव फंक्शन, तो आप क्या करोगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, हमने पहली वाली कंडीशन मान ली, इफ लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई और देयरफॉर एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। एफ इनवर्स इक्वल टू एक्स का एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, एफ इनवर्स वाई मस्ट बी अ फंक्शन वाई रिप्लेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, क्योंकि हमें लास्ट में जो हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है, तो इसलिए हम लास्ट में इसको x की फॉर्म में कर देंगे। कैसे करते हैं देख लेते हैं पहले। तो हमने क्या करा, ये जो फंक्शन है मैंने पहली इक्वेशन में रखूंगा इसको, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो मैंने ये पहली इक्वेशन में, ये जो पहली इक्वेशन है और ये दूसरी वाली ये दूसरी है, तो पहली इक्वेशन में मैंने क्या करा, इसको रखा, तो एफ एक्स की प्लेस में मैंने फंक्शन जो मुझे गिवन था वो रखा, एफ एक्स की प्लेस में मैंने फंक्शन रखा इक्वल टू वाई, और मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर वाई यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, ठीक है, मैंने x की वैल्यू यहाँ पर निकाली। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आएगा, पहले f वाला हुआ, अब सेकंड वाले स्टेप पे आएंगे, अब इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या होगा, f इनवर्स y इक्वल टू x, x की वैल्यू ये आई हमारी, तो f इनवर्स y इक्वल टू x, x की वैल्यू हमने क्या रख दी यहाँ पर, ये वाली रख दी, y माइनस 3/2। फिर यहाँ पर जाके क्या करा हमने, ये हमारा आ गया आंसर, लेकिन हमें इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स चाहिए इनवर्स भी इसका, यानी कि f इनवर्स x चाहिए, तो यहाँ पर बस y की प्लेस में x की वैल्यू रख दो, तो बस कुछ नहीं होगा, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर y माइनस 3 में भी x माइनस 3 आ जाएगा, यही वही चीज का बस आंसर, बस वो वेरिएबल बदल जाएगा बस यहाँ पर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं करना, पहली इक्वेशन में पुट करना है, वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर x की वैल्यू रख देनी है यहाँ पर, बस पहली इक्वेशन में पुट करा, फंक्शन जो था फंक्शन पुट करा, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करी, x की वैल्यू इसमें पुट कर दी, और कुछ नहीं करा, और यहाँ पर वेरिएबल बदलने के लिए कहा था क्योंकि इनवर्स में विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स से फाइंड करना है, इसलिए हमने एफ एक्स से फाइंड करा, और इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ए से बी कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन आई ए इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। आइडेंटिटी फंक्शन तब कब हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, जब हमारा आइडेंटिटी फंक्शन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं आई बेस में ए, ठीक है, ए की ए से ए की तरफ ही जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए लिख रहे हैं। तो इफ एंड ओनली इफ एक्स फंक्शन x इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए, यानी कि नोट करने वाली बात है, एवरी आइडेंटिटी एलिमेंट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, हर एक आइडेंटिटी एलिमेंट बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है कि ए से ही रिलेट कर रहा है, यानी कि सेल्फ अपने आप से ही रिलेट कर रहा है, और हर एक आइडेंटिटी एलिमेंट बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। हर एक आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। क्यों होगा, ए में जितने एलिमेंट हैं वैसे ही वो अपने आप से कंपेयर कर रहा है, ए से ए ही जा रहे हैं तो ए में भी उतने एलिमेंट होंगे, दोनों में इक्वल एलिमेंट होंगे तो दोनों में इक्वल एलिमेंट होंगे, तो ये हमने पढ़ा है बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज पॉसिबल ओनली इफ दोनों की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इक्वल हो। क्यों इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि पहला वाला कहता है 1 1 कहता है कि ए हमारा छोटा है इक्वल होना चाहिए बी के, ऑन टू कहता है हमारा ए हमारा बड़ा है इक्वल होना चाहिए बी के, तो हमने एक कंक्लूजन निकाला यानी कि दोनों होने के क्या कंडीशन होनी चाहिए, दोनों इक्वल हैं तभी दोनों कंडीशन ट्रू हो सकती हैं, 1 1 भी ट्रू होगा, ऑन टू भी ट्रू होगा, तो बाइजेक्टिव फंक्शन दोनों होने चाहिए, 1 1 भी ऑन टू भी, तो हमने कहा बाइजेक्टिव फंक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल हों इन दोनों को देख के, तो इसलिए यहाँ पर क्या है दोनों इक्वल ही होंगे, इसमें दोनों एक ही अपने आप से कंपेयर कर रहा है। तो नोट करने वाले दूसरा नोट क्या है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इन आइडेंटिटी फंक्शन इज आइडेंटिटी
इटसेल्फ आइडेंटिटी फंक्शन का इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन अपने आप ही होता है। अब बढ़ते हैं कांस्टेंट फंक्शन की तरफ। कांस्टेंट फंक्शन भी बड़ा आसान सा है। a से b की तरफ इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन इफ fx इक्वल टू c, यानी कि कोई कांस्टेंट के इक्वल होगा, यानी कि ऐसा होगा, यानी कि a के सारे एलिमेंट एक कांस्टेंट यानी कि किसी एक नंबर से ही क्या कर रहे होंगे, जाके मिल रहे होंगे। तो बस ये कांस्टेंट वाली यहाँ पर क्या कांस्टेंट फंक्शन के लिए है, ये बस सिंबल है, यानी कि कांस्टेंट है। आइडेंटिकल फंक्शन क्या होंगे, टू फंक्शंस आर सेड टू बी आइडेंटिकल फंक्शन इफ एंड ओनली इफ, दो फंक्शंस को मैं आइडेंटिकल फंक्शन तभी कहूंगा, आइडेंटिकल फंक्शन तभी कहूंगा कि डोमेन और एफ का जो डोमेन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी के इक्वल होना चाहिए। तो जो दो फंक्शन में मान रहा हूँ, टू फंक्शन आर सेड टू बी आइडेंटिकल, टू फंक्शंस एफ एंड जी में बोल रहा हूँ, दो फंक्शन में एफ और जी मान लेते हैं, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, दो फंक्शन कौन से एफ और जी मान रहे हैं, इसमें एफ और जी से ही मैंने लिखा है, क्योंकि दो फंक्शन एफ और जी उनको तभी हम आइडेंटिकल फंक्शन कहेंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल कहेंगे जब उनके डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल होंगे डोमेन ऑफ फंक्शन जी से, यानी कि एफ का जो डोमेन होगा वो इक्वल होगा जी के डोमेन से, एफ की जो रेंज होगी वो इक्वल होगी जी की रेंज से, फंक्शन ऑफ एक्स जो होगा वो फंक्शन ऑफ जी से इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। तो ये हमारी क्या होंगे, ये चीज है, यानी कि हमारी जो इमेजेस हैं ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे आइडेंटिकल है। उन दोनों की जो इमेज है, फंक्शन एफ की जो इमेजेस बनेंगी वो इक्वल होनी चाहिए फंक्शन जी की इमेजेस से, रेंज जो है फंक्शन एफ की वो इक्वल होनी चाहिए रेंज ऑफ फंक्शन जी से, डोमेन जो है फंक्शन एफ का वो इक्वल होना चाहिए डोमेन ऑफ फंक्शन जी से। ये सब हम देख चुके हैं, इमेजेस वाला देख चुके हैं, रेंज वाला पिछले बोर्ड में देख सकते हैं, डोमेन वाला भी हम देख चुके हैं। ये नहीं, यहाँ पर आएंगे फंक्शन कंपोजिशन। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस बोर्ड का। फंक्शन कंपोजिशन क्या होता है, लेट एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, देन कंपोजिशन फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय एफ डॉट, जैसा साइन जो पीछे स्मॉल सा सर्कल है, डॉट नहीं है स्मॉल सा सर्कल है, एफ इसको मैं अभी के लिए डॉट बोल रहा हूँ लेकिन डॉट नहीं है, या फिर मैं कंपोजिशन एफ कंपोजिशन जी, तो इससे मैं सिंबल से रिप्रेजेंट इसको करूंगा। फंक्शन कंपोजिशन क्या होता है इसको न्यूमेरिकल के साथ देखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, एफ और जी मैंने दो फंक्शंस माने, देन कंपोजिशन फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, इस सिंबल से मैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करूंगा। नोट करने वाली बात क्या है, इन जनरल अगर हम बात करें तो एफ और जी का कंपोजिशन नॉट इक्वल टू होता है जी और एफ की कंपोजिशन से, यानी कि अगर एफ जी का कंपोजिशन करो तो जी एफ के इक्वल नहीं होता, यानी कि कम्यूटेटिव कंपोजिशन यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं करता। फंक्शन कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ये नहीं होती है जनरली अगर बात करें। क्या होती है वो आप आगे समझेंगे, बस इतना समझो अभी कम्यूटेटिव नहीं है। अब देखो क्या है, फंक्शन कंपोजिशन जी एफ ओ जी बोल दूं मैं, वो बोल रहा हूँ उसको, एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स, यानी कि क्या है, ऐसी कंपोजिशन है और यहाँ पर क्या होगा डेटा मान लो एक्स, ठीक है, तो पहले जी इसके साथ क्या करेगा, यहाँ पर वैल्यू फाइंड होगी जी के साथ, उसके बाद एफ इन होल की वैल्यू फाइंड करेगा। मान लो अगर जी ओ एफ है तो एफ पहले इस फंक्शन के साथ वैल्यू फाइंड करेगा, फिर जी इस फंक्शन फिर फाइंड होगी वैल्यू जी के साथ, ये चीज है। कैसे वो देख लेते हैं, जैसे कि मान लो इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ये भी प्रॉपर्टी मान रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होती है, फंक्शन कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं होता है लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होती है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, लेता हूँ जैसे कि एफ ओ जी ब्रैकेट में एक है, फिर एच है, फिर ये डेटा है, फिर एफ ओ जी ओ एच, यानी कि जी ओ एच ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले जी ओ एच पहले सॉल्व होगा, उसके बाद एफ से साथ ये सॉल्व होगा। यहाँ पर एफ ओ जी पहले सॉल्व होगा फिर एच के साथ सॉल्व होगा, यहाँ पर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व होने का तरीका भी इससे सीखोगे आप कैसे है। पहले क्या होगा, यहाँ पर एच जो सबसे पास वाला टर्म है उसके साथ ये डेटा एग्जीक्यूट होगा, पहले एच इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जी इसको एग्जीक्यूट करेगा होल को, जिसने जो ये वैल्यू देगा वो वैल्यू उसका जी इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये बाद में एफ जाके इसको एग्जीक्यूट करता, ठीक है। ऐसे इसमें एच पहले एग्जीक्यूट होगा, इसमें एच इसके साथ एग्जीक्यूट होगा, लेकिन बोलोगे या तो ब्रैकेट में है तो एच अकेला एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, यहाँ पर तो अकेला था, ये तो दोनों थे ब्रैकेट में, यहाँ पर एफ और जी दोनों मिलकर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद एफ यहाँ पर क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन दोनों मिलके भी
दोनों मिलके एक साथ आएंगे, लेकिन दोनों क्या मिलके एक साथ इसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एफ और जी इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इतना हमें पता चला। लेकिन एफ और जी में से भी सबसे पहले कौन करेगा? एच पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जी एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद एफ एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि ऑर्डर किसी पे भी बेसिस नहीं है, ऑर्डर बस कहते हैं जो पहले आया है वही पहले एग्जीक्यूट करेगा। पहले एच एग्जीक्यूट करेगा, फिर जी, फिर एफ। इसमें भी एच, जी, फिर एफ। तो अगर हम इसको ये दो पहले का ऐसे एग्जीक्यूट करें, ऐसे एग्जीक्यूट करें, दोनों की बात सेम ही आ रही है, तो फंक्शन कंपोजिशन इज एसोसिएटिव होता है। यानी कि मैंने इसको इस वाले को माना F1, इस वाले को माना F2, इस वाले को माना F1, इस वाले को माना F2। तो हमारा F1 कंपोजिशन F2 कंपोजिशन F3 इक्वल रहेगा F1 कंपोजिशन F2 कंपोजिशन F3 के। यानी कि इसको पहले अगर हम सॉल्व करें और उसके बाद F3 के साथ सॉल्व करें, वो इक्वल होगा F2 F3 को अगर हम कंपोजिशन निकालें, उसके बाद F1 के साथ कंपोजिशन निकालें उसके। और कोई बात इसमें नहीं है। नोट करने वाली बात क्या है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, वैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट नोट है। क्या दे रखा है? ए यहाँ पर एस्ट्रिक लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं मानना। यहाँ पर मैंने लिखा है वेयर स्टार इज एनी बाइनरी ऑपरेशन। स्टार कोई सा भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, जितने भी बाइनरी ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी होते हैं, ये कोई सा भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। सो ए बाइनरी ऑपरेशन y का होल इनवर्स इक्वल टू किसके होता है? y इनवर्स मल्टीप्लाई x इनवर्स के। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अब इसका इनवर्स फाइंड होता है तो पहले y की वैल्यू, y का इनवर्स आएगा, फिर मल्टीप्लाई x का इनवर्स आएगा। आपने बहुत बार अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आपने इसको देखा होगा, और इसको आपको इसी फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। पहले y की वैल्यू y इनवर्स, फिर x इनवर्स। अगर आपने x इनवर्स y इनवर्स पहले कर इसी फॉर्म में कर दिया कि x इनवर्स y इनवर्स कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है, y इनवर्स x इनवर्स। यहाँ पर जो स्टार है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है। अब एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल है, दो न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। फाइंड द कंपोजिशन FOGX एंड GOFX। आपको कंपोजिशन फाइंड करना है, दोनों फाइंड करना है, FOG भी फाइंड करना है, GOF भी फाइंड करना है। फंक्शन कंपोजिशन आपको दोनों दे रखे हैं, FX का भी दे रखा है, GX का भी दे रखा है। ठीक है, सोल्यूशन पे आते हैं। तो पहले हम FOG फाइंड करते हैं। FOGX दे रखा है, FOGX इक्वल टू क्या होगा? पहले G एग्जीक्यूट करेगा डेटा को, फिर F करेगा। पहले G एग्जीक्यूट करेगा डेटा को, फिर F करेगा। तो यहाँ पर G करेगा पहले एग्जीक्यूट डेटा को, तो G ने डेटा को एग्जीक्यूट करा, यानी कि GX क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 1 है, तो GX की प्लेस में x स्क्वायर माइनस 1 आ गया, फिर F आ गया। अब F के अंदर क्या है? x स्क्वायर माइनस 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? FX में पुट, ये वैल्यू हो जाएगी पुट, तो f x स्क्वायर माइनस 1 पुट हो जाएगी, इसके अंदर x की वैल्यू पुट हो जाएगी, तो x की प्लेस में ये वाली वैल्यू आ गई। जो सिंपल, जो हम वैल्यू पुट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, जैसे पॉलिनोमियल में होता है वैसे ही है, सिंपल चल रहा है। फिर इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया, बस और कुछ करना नहीं है। ऐसी GOF फाइंड करते हैं। GOF में क्या होगा? फंक्शन x पहले fx आएगा पहले, तो fx की वैल्यू पहले 2x प्लस 3 आएगी, 2x प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगी, और g बाद में एग्जीक्यूट करेगा। अब g क्या होगा? अपनी x की प्लेस में 2x प्लस 3 रखेगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 की प्लेस में x की प्लेस में क्या रखेगा? 2x प्लस 3। तो यहाँ पर वो चीज़ लिखी है 2x प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर था ना, 2x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करने के बाद ये आ गया इसका आंसर। बस एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना था इसमें। एक और मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसमें क्या है, वैसे इसी से समझ गया, आ गया होगा आपको, ऐसे ही आएगा। एक और लिख दिया, मान लो आपको यहाँ पर क्या कंपोजिशन फंक्शन आपको निकाल के ही दे दिया जाए, यानी कि ये जो आपको आंसर जो आपने फाइंड करा है ना, यही दे दिया जाए आपको, ये वैल्यू दे दी आपको कंपोजिशन फंक्शन की। ये क्या वैल्यू दी? जिसकी FOG की वैल्यू क्या है? ये है। GOF की वैल्यू ये है। इसने आपको FOF की वैल्यू दे रखी है ये, यानी कि आपको आंसर दे दिया है, आपको FX फाइंड करने के लिए बोल रहा है, आपको ये आंसर दे दिया है, और इसमें FX से वो कर दिया इन्होंने मल्टीप्लाई कंपोजिशन का फाइंड, तो उसको बस FX फाइंड करने के लिए बोल रहा है। आपको यहाँ पर दो दिए थे ना, FX GX, इसलिए FG लिख रहे थे, GF लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको FX ही दे दिया, FX से ही कर दिया, तो आपका वो आंसर जो होगा एक ही आया होगा। तो आपको वो आंसर दे दिया है, आपको बोला है कि ये फंक्शन निकालो। ये कैसे निकालेंगे? बस सिंपल सी बात है, आपको लेट कर लेना है ax प्लस बी। ये किसकी फॉर्म में है? a कोई डेटा है, x प्लस 3, तो ऐसी ax प्लस बी, इसकी फॉर्म में ही हमारा फंक्शन भी आया होगा। फिर हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा? पहले FOGX, तो f के साथ पहले x जाएगा, f के साथ x गया, fx की वैल्यू क्या अभी हमने मानी है? ax प्लस बी आया, फिर फंक्शन जो बाहर वाला था दूसरा वाला
फिर वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब एक्स की प्लेस में ये पुट होगा, एक्स की प्लेस में ये वाला पुट हुआ, एक्स की प्लेस में ए एक्स प्लस बी पुट हुआ, ए एक्स प्लस बी यहाँ पर ब्रैकेट प्लस बी, सॉल्व करने के बाद आया 4x प्लस 3। ठीक है, 4x इक्वल टू 4x प्लस 3, इसको सॉल्व करने के बाद नहीं आया क्योंकि ये फंक्शन जो था ये इक्वल होगा इसके, है ना। हमने इसको सॉल्व करके देखा, ये जो माना था हमने इसको हमने fx फंक्शन माना, ये हमने ये सॉल्व करके देखा तो हमारी ये इक्वेशन आई। अब ये इक्वेशन क्या होगी, इसके इक्वल होगी क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा। बस यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे इन सबको। 4x प्लस 3 है, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी है, तो यहाँ पर 4x किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर एक्स के। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स यहाँ पर मैंने लिखा, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, तो ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4x, ये टर्म इसके इक्वल होगा, ये दोनों टर्म 3 के इक्वल होंगे। या फिर आपको पूरा सॉल्व करना, पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, आपको बस जीरोज निकालना है ना। सिंपल टर्म में बात करूँ तो आपको बस इसके जीरोज निकालने हैं। इसके इक्वल टू ये करके मैंने यहाँ पर क्या फाइंड करा, ए के स्क्वायर इक्वल टू 4 आया, तो ए इक्वल टू प्लस माइनस का 2 आया, और ये इक्वल टू 3 होगा, तो यहाँ पर अगर ए यहाँ पर 3 इक्वल टू है, अगर मैं ए की वैल्यू पुट करता हूँ 2, प्लस माइनस का 2 है ना, ए की वैल्यू पॉजिटिव 2 पुट करता हूँ तो बी की वैल्यू बनाती है इस पर पुट करने पे। अगर मैं ए की वैल्यू -2 पुट करता हूँ, अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पर -2 पुट करता हूँ तो सॉल्व करने के बाद ये -3 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो दो पॉसिबल फंक्शंस कौन कौन से होंगे, एक तो ये हो सकता है पॉजिटिव वाला, एक हो सकता है ये नेगेटिव वाला। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे जब हम आंसर में अपने, तो एक तो ये पॉजिटिव वाला है, अगर ये वाली पॉजिटिव 2 और 1 पुट करते हो तो ये आ जाएगा, -2 -3 पुट करते हो तो ये आ जाएगा, और कुछ नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये बोर्ड हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।